तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ स्पेशल मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए। अगर आप भी जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं और अपने इस छोटे से प्यारे से दिल के अंदर एनडीए में जाने का सपना रखते हैं, तो मैं यानी विक्रम सिंह आप सबके साथ साथ खड़ा हूँ एनडीए के पेपर को फोड़ने के लिए। तो चलो अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब फोड़ना है पेपर को। हर क्लास के अंदर सबसे पहला होगा मेरा आपको एनर्जी का डोज, मोटिवेशन का डोज, जिसके अंदर आप और हम हो जाएंगे चार्ज। क्योंकि चार्ज होकर इस अगले आने वाले आधे घंटे के अंदर जितनी भी 30, 40, 50 मिनट की हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास को हम एक पूरे एनर्जेटिक तरीके के साथ लेने वाले हैं। कोई भी क्लास आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बोरिंग जो है वो क्लास ही नहीं है। तो क्लास बिल्कुल ईजी और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, खुशी खुशी। जिस किसी भी टाइम पर आप क्लास को लेते हो ना, वो क्लास बिल्कुल गजब होनी चाहिए, समझ में सब कुछ आना चाहिए। कॉपी पेन हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अगर गणित पढ़ने बैठे हो तो, या किसी भी क्लास को पढ़ रहे हो, तो आपके पास कॉपी पेन तो जरूर होना चाहिए। हर चीज को लिखना है, हर चीज को नोट करना है, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को निकालना है, फिर उसको पढ़ते रहना है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, PYQS करने हैं, हर प्रकार से हमें तैयार रहना है, क्योंकि ये जंग है हमारे सपनों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द्विघात समीकरण की सेकंड क्लास है और इस क्लास के अंदर हम हमारे आगे के जो पॉइंट है, हमने कहा था कि पहली इस चैप्टर को 10 पॉइंट में खत्म करेंगे, तो अगला पॉइंट नंबर 4 शुरू करते हैं। हमारे साथ साथ एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा। पॉइंट नंबर जो 4 है हमारे इस चैप्टर का, उसका नाम है मूलों की प्रकृति। तो नोट कर लीजिए, पॉइंट का नाम है मूलों की प्रकृति। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलिए हमारे साथ, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इसे नेचर ऑफ रूट्स हम इंग्लिश में कहते हैं, मूलों की प्रकृति। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपको एक समीकरण दे दिया, ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा। ठीक है मेरे भाई, इस समीकरण से आपसे कह दे कि ये एक द्विघात समीकरण है और इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको? इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आप वो प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको बता दूं, द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है, याद है ना? पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। याद करो जरा, मुझे बोलकर बताओ। हाँ, सुनाई दे रहा है और जोर से। श्रीधराचार्य सूत्र से। और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/ 2a हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। यह सूत्र आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर, हमें याद है। इसी सूत्र में आपने जो अंडर रूट के अंदर b² - 4ac जो लिखा है, उसे हम कहते हैं d। क्या कहते हैं? d का मतलब क्या होता है? d यानी होता है विवेचक। क्या होता है? विवेचक। और इसे हम इंग्लिश में d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में कहते हैं विवेचक, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसका मान होता है b² - 4ac। बस तुम तो इसको याद रख लेना मेरे पहलवान साथी। किसको? इसको याद रख लेना। चलो एक बार मैं वापस रिवीजन कर देता हूं। चलिए समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई द्विघात समीकरण देकर उसके मूलों की प्रकृति पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले आपको उस द्विघात समीकरण में विवेचक ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वो कैसे निकालोगे? वो निकालेंगे इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। विवेचक क्या होता है? विवेचक यानी d, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। बस याद कर लो केवल इतना ही।
ही मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में और यहां पर लिख देता हूं। कैसे लिख देता हूं? मैंने इसे केवल इतना ही लिखा है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। केवल इतना याद रखना है आपको कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपको ज्ञात करना है। जब आप ये निकालेंगे, जब आप ये ज्ञात करेंगे, जब आप d का मान ज्ञात करेंगे तो d का मान क्या आएगा आपका, वो आपके मूलों की प्रकृति बताने वाला है। आप जैसे ही d का मान ज्ञात करेंगे, d का मान 0 से बड़ा होगा, कोई संख्या धनात्मक होगी, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। ये 3 सिचुएशन आपके पास बनती हैं और ये तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशन ही आपको बताएंगी कि मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं। मैं जरा एक बार इसको यहां से साफ कर देता हूं और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये एक कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इस समीकरण के लिए मैं आपसे पूछूं d बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ये आपका इसका विवेचक होने वाला है, d होगा। अब यहां पर सबसे पहले जो सिचुएशन बनती है, जब आप d का मान निकालते हैं और d का मान क्या आता है, 0 से बड़ा आता है। जब आप d का मान निकालेंगे तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि d का मान धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य के बराबर है, केवल इतना पता लगा लो, बाकी का काम खत्म हो जाएगा। तो d का मान अगर 0 से बड़ा आता है, क्या 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब मूलों की प्रकृति कैसी होगी, आपके मूल होंगे यहां पर वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक और असमान। आपके मूल क्या होने वाले हैं, वास्तविक और असमान आपके मूलों की प्रकृति होने वाली है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। अगर आपको मैं सेकंड सिचुएशन बताता हूं, अगर d का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 भी तो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। अगर d का मान 0 आ जाए मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आपके मूल होंगे यहां पर वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक, और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल आपके समान होने वाले हैं। जो बातें मैं समझा रहा हूं, जो नोट करवा रहा हूं, अब देखो मैं इस पर स्टार भी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, स्टार भी बना रहा हूं। तो स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि इस टॉपिक से एयरफोर्स में सवाल उठने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एनडीए में भी अंदर घुसकर सवाल पूछेगा, डायरेक्ट कभी मूल की प्रकृति नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये आनी जरूर चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो अगर d का मान 0 तो मूल की प्रकृति वास्तविक और समान मूल होंगे। तीसरी जो कंडीशन बनती है, अगर d का मान 0 से छोटा आता है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, तब आपके जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तब आपके मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक, और आपके दोनों मूल असमान होने वाले हैं। क्या, काल्पनिक और असमान होंगे। तो ये होगी आपके मूलों की प्रकृति। अब मैं इसको जरा एक बार वापस थोड़ा सा प्यार से दोहराने की कोशिश करता हूं। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, शांति से एक दूसरे के साथ जुड़कर इस चीज को एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम एक बार पिछली क्लास के अंदर जाते हैं और पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि साहब द्विघात समीकरण क्या होता है। सेकंड, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, उनका योग कैसे करते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, कितने होते हैं, वास्तविक अधिकतम कितने होते हैं, वास्तविक न्यूनतम कितने होते हैं। इसके अलावा हमने क्या बात की कि अगर आपको किसी भी अभिष्ट द्विघात समीकरण अर्थात आपको मूल दे दिए जाए तो मूलों से समीकरण कैसे ज्ञात करते हो, निकाल लिया। इसके बाद आती है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, यानी पॉइंट नंबर 4 जो मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि साहब मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। सवाल में आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और उस समीकरण की मूलों की प्रकृति निकलवाएगा। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो कोई भी आपको समीकरण दिया गया है, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समीकरण आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 2 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले इस समीकरण के अंदर हमें डी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात करना है, और डी बराबर क्या होता है? डी बराबर विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो वो ज्ञात करेंगे। ये कैसे करोगे? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? माइनस का 6, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। कितना होता है? 36 होता है। माइनस 4 इंटू ए का मान 3 है और सी का मान 2 है। तो ये हो गया आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। 36 में से अगर 24 जाता है तो कितना आ गया? 36 में से 24 जाएगा तो 12। 12 कैसी संख्या है? पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या, जो क्या है? 0 से बड़ी संख्या है। और जब भी हमारे डी का मान 0 से बड़ा आता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5000, 10, 100, कितना भी हो, अगर वो 0 से बड़ी है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और असमान। अगर उस डी का मान वहां पर 0 आ जाता तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान, और अगर उसका मान माइनस में आता, नेगेटिव आ जाता, तो आपके मूलों की प्रकृति कैसी हो जाती? काल्पनिक और असमान हो जाती आपकी मूलों की प्रकृति। तो ये है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, रूट्स ऑफ नेचर ज्ञात करना। अगर नोट नहीं किया है अभी तक तो अभी के अभी इसको यहीं की यहीं नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, जो ठीक लगे वो कर लो। बाकी टॉपिक 4 नंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 2 प्यारे प्यारे नोट पॉइंट और नोट करवाऊंगा इसके अंदर, फिर चलेंगे सीधा पॉइंट नंबर 5 की ओर। पता ही नहीं लगेगा कि कब चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि गणित को हम ऐसे पढ़ेंगे कि गणित पढ़ ही नहीं रहे हैं, पता भी नहीं लगेगा कि गणित भी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि अब तक तुमने जो गणित पढ़ी है वो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तुम इस क्लास को देख रहे हो तो तुमने मुझ पर विश्वास जरूर किया है, और तुम्हारा जो विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखो, मजबूत रखो, अपने इरादों को मजबूत रखो। मजबूत इरादों के साथ हम अपने सपनों तक पहुंच जाएंगे, सपनों की उस मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं। तो चलो अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट, ये टॉपिक आपने समझ लिया, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद 2 छोटे छोटे पॉइंट इसी के अंदर है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी के अंदर मैं छोटे छोटे 2 एरो और लगा देता हूं। ठीक है, जब मैं 5 नंबर लिखूंगा ना तभी आपको 5 नंबर लिखना है, कहीं ये मत कर देना कि आप मुझसे एडवांस चलते चलो। चलिए, इसी के अंदर पहला एरो आप सभी को लगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं तो नोट कर लीजिएगा। यहां पर अगर कभी भी किसी द्विघात समीकरण के, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को नोट करना है, अगर यदि कभी भी किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक और अपरिमेय होते हैं, कैसे? काल्पनिक और अपरिमेय होते हैं, तो उसके जो मूल होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? युग्म में, जोड़े में, पेयर में होते हैं। ठीक है, यदि मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक तथा अपरिमेय होते हैं, तब हमेशा युग्म जोड़े के रूप में, किसमें? जोड़े के रूप में, जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है। क्या है? पॉइंट नंबर 1, अगर आपको दे दिया जाए कि एक मूल क्या है आपका, अगर आपका एक मूल क्या है? अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, या फिर मैं इसको थोड़ा और आसान लिखता हूं, क्योंकि अल्फा बीटा हमने मूल माने हैं कई जगह, तो मैंने लिखा a प्लस अंडर रूट बी। अगर इसका एक मूल है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? अगर एक मूल ये है तो इसका जो दूसरा मूल होगा वो दूसरा मूल क्या होगा? तो दूसरा मूल मुझे बताइए क्या होगा?
a माइनस अंडर रूट बी होगा। समझ गए मेरी बात को? यदि एक मूल a प्लस अंडर रूट बी है तो दूसरा मूल a माइनस अंडर रूट बी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर लिखता हूं, अगर आपका एक मूल अल्फा बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा है तो आपका दूसरा मूल क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो बीटा बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ गए बात को? चलिए इसके आगे लिखिए बी, दूसरा पॉइंट, यदि आपका एक मूल a प्लस आयोटा बी हो, क्या हो? a प्लस आयोटा बी हो, या फिर मैं यहां पर लिख दूं p प्लस क्यू आयोटा, मैं लिख देता हूं p प्लस क्यू आयोटा एक मूल है, तब दूसरा मूल क्या होगा? तब दूसरा मूल आपका क्या होगा? तो जो आपका दूसरा मूल होगा वो क्या होने वाला है? वो होगा आपका यहां पर P माइनस क्यू आयोटा होगा। क्या होगा? P माइनस क्यू आयोटा। इन सभी चीजों के आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, लेकिन नोट्स की बजाय मैं आप सभी को हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। जब आप इन चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके साथ आप लिख रहे होते हैं, तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको कैसे भी लिख कर दे दूं वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि भाई नोट्स के लिए तो बहुत सारी किताबें भरी पड़ी है ना मार्केट में, कहाँ जरूरत है उन चीज़ों की यार? क्यों नहीं समझते? खुद लिखो, जब तक तुम खुद नहीं करोगे मेहनत तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं तुम्हें, ठीक है? चलिए मैं एक बार इसको वापस रिपीट करूंगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी से। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब हम समीकरण से डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आती है या 0 के बराबर या 0 से छोटी। जब 0 से बड़ी होती है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान, जब 0 से छोटी हो तो काल्पनिक और असमान। ठीक है, तीनों पॉइंट एग्जाम्पल भी करवा दिया था, बाकी और आपको सवाल मिल जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा बात करते हैं, हमने एक पॉइंट इसी के अंदर ऐड किया है, एक एरो, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक और अपरिमेय होते हैं तो वो हमेशा युग्म, जोड़े, पेयर के रूप में होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर एक मूल a प्लस अंडर रूट बी है आपका एक मूल, तो दूसरा मूल a माइनस अंडर रूट बी होगा। उदाहरण के तौर पे अगर एक मूल 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो दूसरा मूल 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा। क्लियर फंडा? इसके बाद अगर एक मूल p प्लस क्यू आयोटा है तो दूसरा मूल p माइनस क्यू आयोटा होगा। उदाहरण के तौर पे मैं पूछूं 1 प्लस आयोटा अगर एक मूल है तो दूसरा मूल क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉइंट नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल बढ़िया से जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और ऐसे करते करते तुम्हारा कब चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हें खुद को भी पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा करने के बाद एक पूरे चैप्टर का, और उसके अंदर जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर का एक साथ हम रिवीजन करने वाले हैं बढ़िया जबरदस्त तरीके से। ठीक, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे इजी से मीडियम, मीडियम से हाई, हाई से उसके PYQs तक। ठीक है, तो साथ जुड़कर दमदार तरीके से मेहनत करो, नोट्स जरूर बनाते रहना, बीच में कंजूसी मत करना कि साहब नोट्स नहीं बना रहा हूं। नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि तुम खुद मेहनत करोगे तो तुम्हें पता होगा, और जितना ज़्यादा लिखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी तुम्हें ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 क्या है सर? क्या पॉइंट होने वाला है? सोच के बताओ जरा, तुक्का मार के देखो। तुक्के मारने के कौन से पैसे लग रहे हैं भाई? पैसे नहीं लग रहे, एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, तो अपनी एनर्जी को बचाओ, तुक्का क्यों मारना जब हम हैं आपको बताने के लिए। सो सबसे पहले पॉइंट नंबर जो 5 है हमारा, वो पॉइंट 5 नंबर को लिख लीजिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है आप सभी से द्विघात समीकरण, नोट कीजिए, द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तब, के मूल अल्फा तथा बीटा हो तब। मैं इस पॉइंट को ऐसे बताना चाहूंगा कि सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल ये है, तो आप इसका मान ज्ञात कर दीजिए। उस मूल से रिलेटेड कुछ आपसे वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, तो आप उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं उसकी हम यहां पर बात करने वाले। मैंने जो लाइन थी वो लिख दी है, इसे ही आप हेडिंग मान के चलो कि 5 नंबर का जो पॉइंट है उसकी यही हेडिंग है। क्लियर? चलिए क्या है हेडिंग, पढ़कर बताइए मुझे, सारे पढ़ के बोलेंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तब। क्या? अल्फा तथा बीटा हो तब। तब आपसे पूछ लेगा पहला नंबर कि 1/अल्फा, सॉरी, तब आपसे पूछ लेगा, हाँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होने वाला है, आपसे इसका मान पूछ सकता है। 2 नंबर आपसे पूछ सकता है, यहां पर क्या पूछ सकता है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ सकता है। सामने आते जाओ, 3 नंबर का मान आपसे पूछ लेगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान आपसे पूछ सकता है। और ऐसे और भी कई मान आपसे पूछ लेगा कि मेरे भाई इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये निकाल कर बताओ। तो ये कैसे निकालोगे, समझ में आएंगे तभी तो निकालोगे ना। तो इनका मान आपको निकालना आना चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो अब जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मान निकालते हैं। चलिए पहले एक अदर तरीके से समझाता हूँ। मुझे यहां पर बताइए, मिश्र भिन्न आप सभी ने हल किए हैं कभी न कभी। 1/2 प्लस 2/3 हम इसको कैसे जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए बताइए। सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा दोनों का? 6 आएगा। ठीक, 6 में 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 3 का 6 में भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से किया 4 और 3 और 4 7/6। ये आपका उत्तर आ गया। आप कहोगे सर ये किस लिए करवाया, किस लिए करवाया, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को जब हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों को लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बटा बीटा आ गया। अल्फा बटा बीटा में अल्फा का भाग दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा? बीटा बच गया। यहां पर बीटा का भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, इसलिए मैं ज्यादा घास फूस ना काट कर मैं सीधा साफ सुथरी भाषा में इसको ऐसे ही लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब आप कहेंगे सर ये किस लिए लिखा, भाई किस लिए लिखा, तो जरा थोड़ा सा आप अपने इस छोटे से प्यारे से दिमाग पर जोर देने का कष्ट कीजिएगा। आपको अगर याद हो तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर इसी चैप्टर में हमने एक चीज आपसे लिखवाई थी, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। याद है कि नहीं है, या भूल गए? भूल गए तो हम अपना लठ लेकर आएंगे और तुम्हें याद दिला देंगे, इसलिए याद कर लो, बेहतर रहेगा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। तो वही अब यहां पर काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हल करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद है थोड़ा बहुत? सबसे पहले हमारी एक क्लास हुई थी, उस क्लास का नाम था बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। याद है कि नहीं है? बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा में हमने लिखाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ये फॉर्मूला हमने बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा की क्लास में, पहली क्लास में लिखवा दिया था। अब गलती तुम्हारी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। मान लो कि सर हमने पढ़ाई नहीं की, मान लो, मैं तो भाई क्योंकि गलती तुम्हारी है तुम्हें माननी पड़ेगी यार। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने कहा था एक एक क्लास को रट लो, समझ लो, पकड़ लो, जो करना है कर लो, तुम्हें एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने पहली क्लास में बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा में ये फॉर्मूला लिखवाया था, बाकी यहां पे भी लिखवा दिया है, लिख लेना जिसको नहीं पता। और अब यहां काम आएगा, इसका मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
क्लियर? जब इसको खोलोगे तो यही मान आएगा। और याद रखो तुम्हें हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदलना है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, इसीलिए हम उसमें बदल रहे हैं। इसको कैसे करेंगे? इसका लघुत्तम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर तुमने अभी अभी सोल्व किया ही है तो उसको लिख देते हैं। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा अपॉन बीटा। बस ये है, इसका मान ये होने वाला है। तो कभी भी तुमसे अगर अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान पूछे तो ये होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ये होगा। ये मान तुम्हें याद करने हैं। याद वैसे क्यों करने यार, कैलकुलेशन करना सिखाया है भाई। लघुत्तम ले लो, अल्फा बीटा भाग दिया अल्फा को तो अल्फा कट गया, बीटा आ गया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जुड़ गए। सिंपल सिंपल से हैं बिल्कुल। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कैसे समझ में आते हैं। जो भी चीज़ें समझ में ना आए या जो भी पॉइंट समझ में ना आए उस पॉइंट को राउंड लगाओ। मुझे जब भी मैं लाइव क्लास लूंगा उस टाइम पे तुम मुझे बता सकते हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे एक्सप्लेनेशन वापस दूंगा। लेकिन सारे पॉइंट लेकर नहीं आने, बेवकूफ़ों की तरह कहीं गर्दन उठा के तुम सारे पॉइंट लेके आ जाओ। नहीं, समझने की कोशिश करो। समझा रहा हूं यहां पे, समझो इन चीजों को। मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में कोई डाउट रहे, पहले ही सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक, तो यहां पर सब कुछ क्लियर है। ये तीनों पॉइंट नोट कर लो। फिर मैं पॉइंट नंबर 4 इसी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ भी आपको यहीं पर नोट करवा देता हूं। तो चलो फटाफट यहां पर नोट करेंगे सभी के सभी पॉइंट नंबर। नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, वीडियो को पॉज कर लिया हो, तुम्हारी मर्जी, बाकी तुम्हें पीडीएफ में देख लीजिएगा। चलिए, तो अब 4 नंबर लिखेंगे यहां पर। 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर तीनों को लिख लेते हैं एक साथ ही। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं 4 नंबर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। 5 नंबर लिखते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा। और 6 नंबर अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका क्या होने वाला है। तो ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। नोट कर लो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होने वाला है। बिल्कुल क्लियर है। अगले की बात करें, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आपका क्या होने वाला है। तो ये क्या होगा भाई साहब, ये आपका होगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। बिल्कुल क्लियर फंडा है। बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा की क्लास में जब जाओगे तो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। हाँ, शायद उस दिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने गलती से वहाँ पर इसका फॉर्मूला शायद आपको गलत लिखवा दिया था। मुझे जहाँ तक याद है शायद कि ए क्यूब, यहाँ पर मैं उसे सही कर देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला शायद मैंने गलती से वहाँ गलत लिख दिया था, तो उस चीज़ को सही कर लीजिएगा। तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि शायद वहां पे मुझसे फॉर्मूला गलत हो गया होगा गलती से। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, सो नोट कर लीजिएगा। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं यार, हम भी तुम लोगों की तरह 2 पैर और 2 आंखों के जिनावर हैं, इंसान हैं, तो हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सो गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर। अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स क्या होता है, याद रखना। ये जो लिखा हुआ है ये यही है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये दोनों चीज़ें सेम है, गलती से भी कंफ्यूज नहीं होना है आप में से किसी को भी। चलिए, अब मैं एक बार फटाफट इन चीज़ों को वापस दोहरा देता हूं। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत के पॉइंट से रिवीजन करना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट को, मैं हर पॉइंट के बाद एक बार रिवीजन करता हूं, करवाता हूं, क्योंकि पीछे की सारी चीज़ें याद हो जाएं प्लस ये चीज़ उसके साथ जुड़ जाए, इसलिए हम बार बार करते हैं। सबसे पहले हम सब ने क्या पढ़ा था,
सबसे पहले हम सबने पढ़ा था द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है के प्रकार का समीकरण द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण के मूल x के मान होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अधिकतम वास्तविक 2, न्यूनतम वास्तविक 0। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ा? मूल कैसे ज्ञात करते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल सी अपॉन ए, अंतर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए होता है। क्लियर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। मूलों से समीकरण ज्ञात करना यानी अभिष्ट द्विघात समीकरण। सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0 होता है। चलिए पॉइंट नंबर 4, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करते हैं? डी से। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विवेचक। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर है? चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, आगे क्या करना है? सबसे पहले डी का मान निकालना है और डी के मान को देखना है कि डी का मान कैसा है। कैसा है का मतलब क्या है? या तो वो 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव, या 0 के बराबर, या 0 से छोटा नेगेटिव होगा। अगर वो 0 से बड़ा होता है तब क्या होगा? अगर उसका मान 0 से बड़ा होता है, धनात्मक आता है, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होती है। क्लियर है साहब? अगर 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक और दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, और अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक और असमान होंगे। क्लियर। उसके बाद हमने एक एरो लगा के लिखा था, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक और अपरिमेय हो तो मूलों के जो मूल होते हैं वो मूल हमेशा युग्म में, पेड़ में, जोड़े में होते हैं। जैसे कि अगर एक मूल a प्लस अंडर रूट बी है तो दूसरा मूल a माइनस अंडर रूट बी होगा। अगर एक मूल p प्लस क्यू आयोटा है तो दूसरा मूल p माइनस क्यू आयोटा होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 है साहब, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा अगर आपको दे दे तो उस मूलों का जो रिलेशन के बीच कोई आपसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है वो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैंने 5-6 वैल्यू लिखाई हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। हर एक फलन को, हर एक फंक्शन को हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा। हमें ये 3 संख्याएं पता है जहां मैंने आपसे स्टार लगवाया था और इसीलिए वो चीजें यहां पर काम आ रही हैं। साथ के साथ आप इस 5वें टॉपिक पर भी स्टार लगा सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी यहां से सवाल उठ जाते हैं बहुत सी बार, आप चाहें तो लगा लें और आपको ठीक ना लगे तो आप ना लगाएं, आपकी मर्जी है। ठीक, अब चलते हैं हमारे इसी पॉइंट के अंदर। मैंने कहा था 10 पॉइंट में खत्म करना, तो पॉइंटों को थोड़ा लंबा चौड़ा लेके चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 के अंदर 1-2 एरो और हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। तो आप इसी के अंदर डाल दीजिए विशेष स्थितियां। क्या डालेंगे? विशेष स्थितियां। चलिए तो नोट कीजिए, यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर कुछ विशेष स्थितियां मैं आपको यहां पर लिखवाने जा रहा हूं जो आपको काफी काम आने वाली हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को नोट करना है बढ़िया तरीके से। चलिए तो हेडिंग यहां पर डालेंगे, आप मेरे साथ डालिए यहां पर विशेष, बोलिए विशेष स्थितियां। क्या बोलेंगे? विशेष स्थितियां। चलिए विशेष स्थितियों के अंदर हमारी जो पहली विशेष स्थिति आ जाती है वो विशेष स्थिति क्या कहती है? देखिए आपको मैं इसका एक सवाल भी करवाऊंगा और सवाल आपको बाकी के क्विजेज में मिलेंगे। हर एक क्लास के साथ हमने कुछ क्विजेज ऐड की हैं। उस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स के जो सवाल हैं उन्हीं सवालों की क्विज हमने वहां पर ऐड की है। तो उस क्विज को आप जरूर करें और याद रखें कि इंडिया की सबसे जो बेहतरीन बुक है हिंदुस्तान की वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं तो एनसीईआरटी को सबसे बेस्ट मानता हूं, बाकी एनसीईआरटी के बाद आता है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए पहली जो स्थिति आती है, मान लीजिए आपको कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आपके अल्फा और बीटा हैं। ठीक है मेरे भाई,
अब यहां पर मैं आपको पहली सिचुएशन बता देता हूं कि पहली सिचुएशन है यदि द्विघात समीकरण में मान लीजिए कि द्विघात समीकरण के अंदर आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, 0 आ जाए। कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण में a, b और c को जोड़ने पर उसका मान 0 आ जाता है। तो आपके शून्य हो तो लिखिए यहां पर समीकरण का एक मूल 1 तथा दूसरा मूल c/a होगा। यह है हमारा पहला पॉइंट। क्या है भाई साहब, अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दे रहा है और उस समीकरण में a, b और c तीनों कांस्टेंट को जोड़ने पर अगर हमें 0 मिल जाता है, 0 आ जाता है, तो उस समीकरण के जो मूल होंगे, रूट होंगे, एक मूल आपका 1 होगा और दूसरा मूल c/a होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर आपसे एक सवाल लिखवाना चाहूंगा। वो सवाल क्या है, सवाल यहां पर लिखिए। सवाल है आपका c माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस अगला है आपका b माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0। ये आपका एक सवाल है और आपको बताना है कि इस सवाल के मूल क्या होंगे, आपको ये बताना है मुझे। ठीक है, ओके, ठीक है। c माइनस ए बी माइनस, सॉरी यहां पर मैंने थोड़ी सी मिसफोल्ट कर दी है, सो मैं सवाल को वापस यहां पे थोड़ा सा सही लिखूंगा। चलिए मैं सवाल को देख लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यार सवाल याद नहीं रह पाते हैं मेरे भाई। सो सवाल मैं आपको थोड़ा देखकर लिखा देता हूं। सवाल है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर आगे है आपका c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0। यही सवाल है और इस सवाल का आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करोगे, आ जाओ। इस समीकरण को देखो। सबसे पहले हर समीकरण को, हर सवाल को देखकर आपको सोचना है कि इस सवाल में मैं कौन सा तरीका लगाऊं जिससे इस सवाल का मेरा उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाए। अब आपसे वो पूछेगा कि इसके मूल क्या होंगे, तो जरा सोचकर देखिए। पूरे द्विघात समीकरण चैप्टर में हमने मूल निकालना कहां पर सीखा था? पॉइंट नंबर 2 में। कैसे? श्रीधराचार्य सूत्र से। लेकिन क्या इस सवाल में श्रीधराचार्य सूत्र संभव है? क्योंकि संभव तो सब कुछ है, लेकिन वो सूत्र आपको फंसा देगा। यहां पर आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि हमने एक जगह एक विशेष तथ्य में यह भी लिखा था कि अगर कभी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो उस समीकरण के मूल 1 तथा c/a होता है। अगर ये तुम्हें याद है, तुम इसे चेक कर सकते हो। चेक करके देखते हैं। a का मान b माइनस सी, b का मान c माइनस a और c का मान a माइनस बी। जोड़ के देखते हैं। b प्लस का b माइनस का, c माइनस का प्लस का, माइनस प्लस कैंसिल बराबर 0। तो इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का मान 0। तो इसके मूल क्या होंगे? एक मूल आपका 1 होगा और दूसरा मान c/a। तो c का मान क्या है? a माइनस बी और a का मान b माइनस सी। तो ये आपके 2 इसके मूल होने वाले हैं। इस प्रकार से आपको सवाल पूछ सकता है मेरे भाई। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? समझ में आएंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप इनको समझने का जोश, जुनून, जज्बा अपने अंदर रखते हो। देखो, कुछ भी काम करना आसान नहीं होता, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमें उसके लिए लगातार मेहनत करनी है। हमें लगातार उसके लिए कोशिश करते रहना है और जैसे जैसे आप कोशिश करते जाओगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। हर एक चीज को नोट करो, समझो। जो चीजें मैं बोल रहा हूं यही चीजें सेम टू सेम। देखिए, मैं जो चीज अपना जो बिल्कुल, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए ऑनलाइन लगभग 2-2.5 साल हो चुकी हैं, ठीक है, और 2-2.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है प्लस मेरे क्लासरूम्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं वही आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो उस चीज को नोट जरूर करते चलना, एक एक चीज को नोट करना है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी का।
अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो आपका एक मूल 1 और दूसरा मूल c अपॉन a होता है। उदाहरण भी हमने करवा दिया है। चलिए इसी के अंदर विशेष स्थितियों के अंदर मैं पॉइंट नंबर बी लगाना चाहूंगा। अगर आपको किसी भी सवाल में एक लाइन मिल जाए, कौन सी लाइन, एक लाइन आपको लिखी हुई मिल जाए, एक मूल दूसरे का ऋण हो, ठीक है, तो लाइन क्या होगी, एक मूल, बोलते जाओ, एक मूल दूसरे का ऋण होने पर, क्या होने पर, ऋण होने पर। इसका क्या मतलब है मेरे भाई, ऋण होने का मतलब वो दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं। जैसे कि एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल माइनस बीटा होगा, एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल माइनस बीटा होगा। चलिए मैं माइनस बीटा को इधर लेकर आता हूं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये इधर आ गया बराबर के तो माइनस का प्लस हो गया, बराबर क्या बचा 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मुझे सारे पढ़कर बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये होता है हमारा c अपॉन a, तो c अपॉन a बराबर 0। मैं a को उधर भेज दूं, जो बटा में संख्या होती है वो उधर जाकर गुणा में चली जाती है, बराबर के उधर जाएगी तो गुणा में, जो भी संख्या बराबर के इधर प्लस की है वो उधर जाएगी, माइनस की है तो प्लस की, गुणा में है तो बटा में और बटा में है तो गुणा में, तो ये बटा में है तो इधर जाएगी तो गुणा में, क्लियर है, गुणा में। 0 से कोई संख्या गुणा होगी तो 0, तो हमारा फाइनल यहां से आ जाता है c बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी सवाल में आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाए, एक मूल दूसरे का ऋण है, तो उस सवाल के अंदर c का मान क्या होगा, सॉरी मेरे भाई सॉरी गलती हो गई, यहां पर हमें लिखना है माइनस बी, क्या, माइनस बी बटा ए। यहां पर हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए बराबर 0 होता है। ए उधर जाएगा तो 0, तो हमारा क्या आ गया यहां पर, माइनस बी बराबर 0। माइनस को भी उधर भेज दो या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल, b बराबर 0 आ गया। अगर कभी भी सवाल में ये लाइन मिल जाए कि एक मूल दूसरे का ऋण है, तो उस सवाल में क्या होगा, b का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप लिख दीजिएगा, बस बाकी का काम आपका हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा लिखते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा कहता है कि एक मूल दूसरे का प्रतिलोम हो, तो सवाल में लाइन मिलेगी, यदि एक मूल दूसरे का प्रतिलोम हो तो लिखिए, यदि एक मूल दूसरे का प्रतिलोम हो, तो एक मूल दूसरे का प्रतिलोम हो तब क्या होगा, दिखाई तो दे रहा है आप सभी को, तो बस एक ही लाइन में काम खत्म कर देंगे। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, जैसे कि एक मूल अल्फा तो इसका प्रतिलोम 1 बटा बीटा होगा, क्लियर है, 1 बटा बीटा। बीटा को इधर लेकर आता हूं तो क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c अपॉन ए, बिल्कुल सही का, c अपॉन ए बराबर 1 होता है। ठीक, इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करते हैं। a को उधर भेज दूं एक के पास तो क्या हो जाएगा, a बराबर c होगा। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी सवाल में ये लाइन मिल जाए कि एक मूल दूसरे का क्या है, प्रतिलोम है, तो इसका मतलब क्या है कि a बराबर c है, a का मान और c का मान दोनों मान बराबर हैं। ये आपके पूरे 5 पॉइंट खत्म हो गए हैं। इस क्लास के अंदर हमने केवल 2 पॉइंट पढ़े हैं, लेकिन दोनों पॉइंट अपने अंदर बहुत बड़े पॉइंट हैं। इन्होंने अपने अंदर काफी छोटे छोटे पॉइंट को सम्मिलित कर लिया, समा लिया भाई। इन्होंने पूरी दुनिया बसा ली अपनी छोटी छोटी खुद की, तो तुम भी तो अपनी दुनिया बसा सकते हो ना। देखो क्लास लेने के बाद में कितना ढीला ढाला हो गया यार, पूरी एनर्जी डाउन हो गई, और तुम विश्वास नहीं करोगे मुझ पर, अभी भाई रात के 12:58 हो रहे हैं। आप सभी के लिए मैं 12:58 पर क्लासें रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार कहा है मेरे भाई, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन आप सभी के लिए मैं बहुत कुछ हूं। तो ये याद रखना, बेशक अकेले हैं
लेकिन किसी से कम नहीं है। दुनिया को जीतने का दम रखते हैं, ताकत रखते हैं। जब इतने बड़े बड़े सपने देखने का दम रखते हैं तो उन्हें पूरा करने का जिगरा भी अपने इस छोटे से सीने में रखते हैं। तो अब इस सीने को, इस जोश को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। अब तक आप सभी ने जितने भी 5 पॉइंट पढ़े हैं उन सभी के सवाल जरूर करें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो। ठीक है, एक एक पॉइंट को लिखे जरूर। गणित को पढ़ने का एक तरीका होता है, जब भी आप क्लासेस लें उस समय रफ कॉपी अपने पास लेकर बैठे। कैसी कॉपी? रफ कॉपी। रफ कॉपी में सारी चीजें लिखे, जल्दी 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 लिखते चलें, जैसे जैसे मैं लिखवाता हूं समझते चलें। उस रफ कॉपी के बाद उस कॉपी में से अच्छी अच्छी राइटिंग में फेयर कॉपी में लिखें। क्लियर? फेयर कॉपी में लिखने के बाद एक पतली सी कॉपी और ले आओ 10-20 रुपए की, और उसके ऊपर हेडिंग डालो शॉर्ट नोट्स। और जिस चैप्टर को हम 5 पेज में 10 पेज में खत्म कर रहे हैं उसी चैप्टर को आप शॉर्ट नोट्स में 1 या जोर मार के 2 पेज में खत्म कर दो। उसके अंदर क्या लिखोगे? उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, फॉर्मूले, कुछ ऐसी चीज जो स्पेशल है, जहां स्टार लगाए, जो आपको याद नहीं है, जो पहली बार पढ़ी है, उस चीज को वहां लिख दो ताकि याद करने में आसानी हो। आप हमेशा रफ कॉपी को नहीं पढ़ सकते, आप हमेशा उस जो फेयर कॉपी है वो आज एक चैप्टर के 10 पेज, ऐसे ऐसे हर चैप्टर के मोटी मोटी, वो मोटी कॉपी नहीं कोपा बन जाएगा, तो उसे पढ़ने में डर लगेगा। वरना मार्केट में मोटी मोटी किताबें भी हैं, उन्हें पढ़ने में डर लगता है। तो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी को हम पढ़ेंगे, उसी से रिवीजन करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो 5 जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, सबसे पहले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना, उनके बारे में सारी जानकारी, मूलों से समीकरण ज्ञात करना यानी अभिष्ट द्विघात समीकरण, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि अगर द्विघात समीकरण के मूल दे दिए जाएं और जो आपसे कोई मान पूछेगा तो वो मान कैसे निकालते हैं। ये 5 टॉपिक हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। तो मुझे पूरी विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा गजब का, बढ़िया तरीके से। और ऐसे ही आप अगर लगभग हर 3 दिन के अंदर एक चैप्टर को भी खत्म कर देते हो तो बहुत बड़ी बात है। कैलकुलेशन करके बैठोगे तो तुम लगभग 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे। लेकिन देखो, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है यार, पूरी रात भर मैं आपके लिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोजाना का एक चैप्टर अपना खत्म करके अपलोड कर सकूं। मैं इंडिविजुअल हूं, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, फलाना बहुत बड़ी प्रोसीजर हो जाता है। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा और प्यार रहा यूं ही इसी तरीके से, तो भाई वो कहते हैं ना, धुआं उठा देंगे, धुआं। समझ गए ना मेरी भावनाओं को? मेरी भावनाएं बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। और देखिए, मैं आप सभी के साथ एक दोस्त की तरह बात करता हूं, एक बिल्कुल फ्रेंडली वे में बात करता हूं, अपनी बातें शेयर करता हूं। आप भी मुझे अपना दोस्त, अपना भाई, बड़ा भाई मान सकते हैं। आप मुझे, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देने की। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बार बार कह रहा हूं अकेला हूं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इंतजार करो, धैर्य रखो, सारी चीजें होंगी, करता जाऊंगा कोशिश। पूरी आप सभी के लिए मेरी यही रहने वाली है। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अगला लेक्चर भी रिकॉर्ड होगा, जल्दी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपके लिए देख लीजिएगा, ऐप के अंदर ही देख रहे हो, ये क्लास फ्री में नहीं है किसी के लिए। फ्री वाली क्लास पिछली थी वो देख चुके, ये ऐप के अंदर है। ठीक है, तो जोश को अच्छा रखो, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया रहो, पूरी नींद लो, बढ़िया से पढ़ाई करो जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो, और अपने सपने के बारे में दुनिया बनाते रहो, सोचते रहो। क्योंकि जब तक सपना ख्वाबों में जिंदा रहेगा तभी तो हकीकत बदल पाओगे। तो उसे ख्वाबों में जिंदा रखो। चलिए, बाकी क्विजेज में क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा ताकि पता लग सके जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो हकीकत में कैसे सवाल पूछेगा। बाकी मैं प्रैक्टिस क्लास में सारे सवाल करवाऊंगा। 11th की NCERT भी, एयरफोर्स लेवल के, NDA लेवल के सारे सवाल मैं करवा दूंगा। ठीक है, सो अब आप सभी एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जय हिंद।